और बड़ी खबर यह भी है, जयपुर एयरपोर्ट को फिर से बम से धमकी मिली है उड़ाने की। जी हां, एयरपोर्ट पर कई जगह धमाके प्लांट करने की धमकी मिली है। 3 एक्सप्लोजिव विमान में भी प्लांट करने की धमकी मिली है। ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई है। टेरराइजर्स 111 नाम से बताया गया है खुद का नाम। और आज सुबह 9:45 पर मिला एयरपोर्ट अथॉरिटी को ये मेल। 3 दिन में लगातार दूसरी बार ये धमकी भरा मेल आया है। धमकी भरा मेल मिलने के बाद सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा चुका है। सीआईएसएफ और राजस्थान पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। देश के कई एयरपोर्ट को धमकी भरा मेल आया है, जिसमें अगरतला, श्रीनगर, चंडीगढ़, वाराणसी एयरपोर्ट को भी ऐसे मेल भेजे गए हैं। मेल में एयरपोर्ट्स पर बम लगाने की धमकी दी गई है। फर्स्ट ऑन सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान ये खबर ब्रेक किया है कि जयपुर के अलावा कई और अन्य जगहों के एयरपोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। टेरराइजर्स 111 नाम से ये मेल आए हैं और उसके बाद से सीआईएसएफ और जयपुर पुलिस के द्वारा सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। जयपुर एयरपोर्ट को पिछले 3 दिनों के अंदर दूसरी बार धमकी भरा मेल मिला है। इस मेल के मिलने के बाद में जयपुर एयरपोर्ट ने सुरक्षा एजेंसियों को इसकी सूचना दी। सीआईएसएफ, एटीएस, जयपुर पुलिस के कमांडो, ये तमाम सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से जयपुर एयरपोर्ट को खंगाल रही हैं कि कहां कहां पर जो है वो बम प्लांट किया जा सकता है। इस दौरान किसी भी तरीके से फ्लाइट्स या जो है यात्रियों को इफेक्ट नहीं किया गया है। बिल्कुल यहां पर जो है वो सभी फ्लाइट्स अपने समय पर उड़ान भर रही हैं। साथ ही साथ आप मेरे पीछे देखेंगे कि तमाम जो है वो सुरक्षा एजेंसियों की गाड़ियां यहां पर मौजूद है। दमकल की गाड़ियों से लेकर एटीएस की गाड़ियां यहां पर मौजूद हैं और पूरे जयपुर एयरपोर्ट को इस समय किले में तब्दील किया गया है। सर्च अभियान यहां पर जारी है और इस बार मेल भेजने वाले ने केवल जयपुर एयरपोर्ट को ही धमकी भरा मेल नहीं किया है, बल्कि ये देश के कई एयरपोर्ट को ये मेल आया है। मेल भेजने वाले ने अपने ग्रुप का नाम टेरराइजर 111 बताया, यानी कि ये एक ऐसा ग्रुप है जो अभी सामने आया है। हालांकि इस मेल में कितनी गंभीरता है और इस मेल में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर जारी है। कैमरामैन अविनाश के साथ आसिफ खान, न्यूज 18 जयपुर। और जयपुर के बाद शुरू की रतनगढ़ से बड़ी खबर यह है कि पानी की समस्या को लेकर महिलाएं टंकी पर चढ़ गई हैं। रतनगढ़ के वार्ड 23 और 24 में पानी की किल्लत लगातार बनी हुई है। पार्षद लालचंद प्रजापत सहित दर्जनों महिला धरने पर बैठी हैं। बार बार सूचना देने के बाद भी कोई समाधान नहीं निकल रहा है। करीब 3 दर्जन से अधिक महिलाएं टंकी पर चढ़ गई हैं। टंकी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आपको बता रहे हैं चूरू के रतनगढ़ में, जहां पानी की समस्या को लेकर टंकी पर चढ़ गई हैं महिलाएं। बार बार ऐसी सूचना आ रही है कि बार बार अवगत कराया गया, लेकिन उसके बाद भी इस समस्या का जो हल है वो अभी तक नहीं निकाला गया है। पार्षद लालचंद प्रजापत भी महिला धरने पे जो बैठी है उनके साथ मौजूद हैं और साथ ही आपको बता दें 30 से ज्यादा महिलाएं उस वक्त जहां पर ये हो रहा है ये धरना प्रदर्शन वहां पर मौजूद है। रतनगढ़ के वार्ड 23 और 24 में लगातार पानी की किल्लत बनी हुई है क्योंकि गर्मी भीषण पड़ रही है। राजस्थान रेगिस्तान में और यहाँ पर पानी की किल्लत, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी दिक्कतों से रोज जूझना पड़ता होगा महिलाओं को। और इसीलिए मजबूरन आज ये गर्मी के मौसम में चिलचिलाती धूप में ये टंकी पर चढ़कर अपने विरोध प्रदर्शन को दर्ज कर रही हैं, ताकि अब तो कोई समस्या का हल निकल जाए। और खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि पूर्व यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और एकल पट्टा प्रकरण में शामिल अफसरों के खिलाफ चल रही न्यायिक जांच में क्लीन चिट दे दी गई है। जी हां, लोकसभा चुनाव से 4 दिन पहले भजनलाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए जवाब में कहा कि एकल पट्टा प्रकरण में कोई मामला नहीं बनता है। ऐसे में एक पूर्व यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल सहित अन्य लोगों के लिए राहत की खबर है। न्यूज 18 से बात करते हुए शांति धारीवाल ने कहा कि मेरे खिलाफ तो राज्य सरकार ने साल 2023 में ही क्लीन चिट दे दी थी। अब तो राज्य सरकार ने 3 अन्य अधिकारियों के खिलाफ जवाब पेश कर क्लीन चिट दी है। प्रकरण के अंदर पूर्व मंत्री शांति धारीवाल को राहत मिल चुकी है। सर, सरकार ने जो है वापस ले लिया एकल पट्टा के अंदर, पहले ले चुकी है सरकार तो, लेकिन अब जो भजनलाल सरकार ने वापस ले लिया है। भजनलाल सरकार ने जो दी है
वो तो उन 3 अधिकारियों के खिलाफ दी है जिनके खिलाफ दोबारा से वो जो अशोक पाठक ने एक जो है वो एप्लीकेशन दी थी वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में, उनको दी है। धारीवाल मुझे साहब तो पहले मिल चुकी है। धारीवाल साहब क्या कहेंगे कि एकल पट्टे के अंदर जो पूर्ववर्ती सरकार थी उन्होंने इस तरीके का षड्यंत्र किया, क्या कुछ? अच्छा, एक छोटा सा कि लोकसभा चुनाव से 4 दिन पहले ये लिया गया, क्या कुछ कहेंगे? ये सहयोग है या इसके पीछे भी कोई मंत्री शांति धारीवाल की कोई राजनीतिक वो है? कोई राजनीतिक नहीं है इसमें, खाई की राजनीति है। मेरे खिलाफ तो पहले मेरे 22 अप्रैल ये तो अब हुआ है, इन 3 अधिकारियों के खिलाफ जो है जो मुकदमा एप्लीकेशन थी उस पर जो है वो क्लीन चिट दी है, उसमें दी है। मेरे को तो पहले मिल चुकी है, लेकिन जो बहुत पहले 2023 में मिल चुकी है। लेकिन जो आपके विपक्षी हैं वो ये कह रहे हैं कि 4 दिन पहले लोकसभा चुनाव से पहले। कह तो चुका हूँ आपसे, मुझे नहीं है मिली है, मुझे तो बहुत पहले मिल चुकी है, इन 3 को मिली है अब। तो देखिए, ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री शांति धारीवाल। इन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो एकल पट्टा प्रकरण के अंदर जो राहत है वो मुझे पहले से मिल चुकी है, और जो 3 अन्य जो अधिकारी थे अब उन्हें भी सरकार ने कहा जा सकता है कि क्लीन चिट दे दी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी अविनाश शर्मा के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और अब खबर जम्मू कश्मीर के उधमपुर में गोलीबारी से है, जहां पर इस दौरान एक गार्ड के शहीद होने के बाद सुरक्षा बल की तरफ से लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। पूरे इलाकों को चारों तरफ से घेरकर सुरक्षा बल जंगल में छिपे आतंकियों की तलाश में जुटे हैं। अधिकारियों की तरफ से सुरक्षा बलों को सतर्क रहने के भी निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि अक्सर छिपे आतंकी सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड अटैक करते हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बल बड़ी सावधानी से सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के एक गांव में रविवार सुबह गोलीबारी के बाद पुलिस टीम और छिपे हुए आतंकवादियों के एक ग्रुप के बीच आमना सामना हुआ था, और शुरुआती गोलीबारी में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक गार्ड शहीद हो गया था, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू कर दिया। हमारी जब बीडीजी जो हमारे एसपीओ के साथ थी, जो हमारे मेंबरान हैं, हमारे पूरे परिवार के, इन्होंने जब इलाके में गश्त की, इलाके में एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज शुरू की, तो उस गश्त में आतंकवादियों ने इन पर हमला किया। जवाबी कार्रवाई हमारी पार्टी ने भी की, और उसमें एक हमारा एक साथी उसमें एक शहीद हुआ है, और पूरे इलाके की घेराबंदी हमने की है और उसमें सर्च जारी है। आपको जैसे कि ये पता है कि ये एक फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन ग्रुप है जो इस इलाके में अभी हाल ही में आया है, तो उसकी सूचना मिलते ही हमने ये कार्रवाई बामल लाई है, और हमें बड़ा फ़ख्र है कि हमारा एक साथी इनके साथ में लड़ते हुए शहीद हुआ है, और उसकी शहादत को हम सलाम करते हैं, हौसले और जज्बे को हम सलाम करते हैं। इस इलाके को पूरा कॉर्डन में लिया गया है और अभी सर्च चालू है। और इधर उधमपुर के बसंतगढ़ में आतंकी हमले में शहीद हुए गार्ड को उनके गांव में पूरे रीति रिवाज के साथ श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के बड़े अधिकारी शामिल हुए। जब आतंकियों के साथ लोहा लेते हुए शहीद हुए बीडीजे मेंबर का पार्थिव शरीर इनके पैतृक गांव पहुंचा, तो एडीजी जम्मू, डीआईजी उधमपुर, रिहायशी रेंज एसएसपी उधमपुर ने कंधा देते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी गठबंधन पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं। उन्होंने पूछा कि विपक्षी गठबंधन का पीएम चेहरा कौन होगा, यह किसी को नहीं पता। पीएम मोदी के नेतृत्व में 10 साल से हम मजबूत सरकार चला रहे हैं। क्या कुछ और बोला है वो आपको सुनाते हैं। 3 दशक तक अस्थिरता की कीमत चुकाई है। 3 दशक तक अस्थिर सरकारें चली, निर्बल प्रधानमंत्री चले। 10 साल से देश को एक मजबूत नेतृत्व मिला है, स्थिरता मिली है। न केवल राजनीतिक स्थिरता, नीतियों के बारे में और विकास के कार्यक्रमों के बारे में भी स्थिरता मिली है। अब इंडिया अलायंस अगर ये कहता है कि 1 साल शरद पवार बनेंगे, 1 साल ममता जी बनेगी, 1 साल स्टालिन बनेंगे,
कुछ बचेगा तो राहुल जी बन जाएंगे, इस तरह से देश नहीं चलता है। मैं देश की जनता को मनपूर्वक अपील करना चाहता हूं कि अगर कोई संभावना है ही नहीं, मगर अगर इंडिया अलायंस को बहुमत मिलता है तो देश की जनता ये जरूर सोचे इसका प्रधानमंत्री कौन बनेगा। एक एक साल में प्रधानमंत्री ये कोई परचूरन की दुकान नहीं है जिसको अपनी हिस्सेदारी के हिसाब से चलाया जा सके। ये देश है, ये देश को दुनिया का नेतृत्व करना है, इसका नीति निर्धारण, इसका विकास, इसकी सुरक्षा की परिस्थिति, इसके अर्थतंत्र का विकास एक लंबे समय तक एक नीति के साथ सातत्यपूर्ण तरीके से चलना चाहिए और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी ही ये कर सकती है। 10 साल तक पूर्ण बहुमत की सरकार देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को दी, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, इसके फल हमने देखे हैं। देश सुरक्षित हुआ है, समृद्ध हुआ है, नीति निर्धारण लोकाभिमुख और स्पष्ट हुआ है और दुनिया भर में देश का सम्मान बढ़ा है। मुझे पूरा विश्वास है 130 करोड़ की हमारी जनता तीसरी बार प्रधानमंत्री जी को मैंडेट देगी और बड़े बहुमत के साथ 2 बार जो मैंडेट दिया है इससे भी बढ़ चढ़कर बड़ी बहुमत देकर हमें जिताएगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ एक फर्जी वीडियो के जरिए बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। मामला चुनावों के बीच आरक्षण के मुद्दे से जुड़ा है, इसलिए इस मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज करके वीडियो को वायरल करने वालों की तलाशी भी शुरू कर दी गई है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। अमित शाह के खिलाफ किसकी साजिश, क्या है एडिटेड वीडियो की सच्चाई? एफआईआर दर्ज, आरोपियों की तलाश में पुलिस। चुनावी महासमर के बीच वायरल हुए इस एडिटेड वीडियो ने हड़कंप मचा दिया है। ये वीडियो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ा था, इसलिए बीजेपी और गृह मंत्रालय की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई। बीजेपी के अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि तेलंगाना कांग्रेस ने अमित शाह का ये फर्जी वीडियो वायरल किया है। तेलंगाना कांग्रेस एक एडिटेड वीडियो फैला रही है जो पूरी तरह से फर्जी है और इससे बड़े पैमाने पर हिंसा भड़कने की संभावना है। गृह मंत्री अमित शाह ने SC, ST और OBC का हिस्सा कम करने के बाद धर्म के आधार पर मुसलमानों को दिए गए असंवैधानिक आरक्षण को हटाने की बात कही। इस फर्जी वीडियो को कई कांग्रेस प्रवक्ताओं ने पोस्ट किया है, जिसमें आसमा तस्लीम और अन्य शामिल है। उन्हें कानूनी नतीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एक्स और फेसबुक को लेटर लिखा है और पूछा है कि एडिटेड वीडियो किस अकाउंट से पोस्ट किया गया है। दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। उधर आरक्षण के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया। अमित शाह ने कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर राहुल गांधी झूठ फैला रहे हैं। कैसा माहौल है देश भर में? भैया देखिए, ये जो बीजेपी के लोग हैं ना, ये जो आरक्षण पर और कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये हम कभी नहीं होने देंगे। मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा SC, ST और OBC के आरक्षण पर हमले किए हैं। कर्नाटक में उनकी सरकार आई, 4% माइनॉरिटी आरक्षण किया, किसका कटा? OBC का कटा। आंध्र प्रदेश में उनकी सरकार आई, वहां पर भी 5% माइनॉरिटी आरक्षण किया, किसका कटा? SC, ST, OBC का कटा। और जामिया मिलिया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी आज भी SC, ST, OBC आरक्षण से महरूम है। इसका एकमात्र कारण कांग्रेस की SC, ST, OBC नीति है। आरक्षण पर वायरल एडिटेड वीडियो को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी अपना रिएक्शन दिया है। एक वीडियो घूम रहा है कि संघ वाले बाहर से तो बात ही अच्छे करके अंदर जाके कहते हैं आरक्षण का हमारा विरोध है, बाहर हम बोल नहीं सकते। अब ये एकदम असत्य बात है, गलत बात है। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा
या सामाजिक कारणों से दिया गया है, वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। फिलहाल इस मामले में दिल्ली पुलिस ने अपनी धरपकड़ तेज कर दी है और उन आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है जिन्होंने पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए फर्जी वीडियो को वायरल किया है। और वहीं पांचवें चरण में दिग्गजों के नॉमिनेशन का दौर जारी है। थोड़ी देर में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी नामांकन करेंगी। इससे पहले रोड शो हो रहा और वहीं रोहिणी आचार्य ने छपरा में नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान लालू यादव समेत कई दिग्गज नेता भी उनके साथ मौजूद रहे। 3 अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। स्मृति ईरानी का रोड शो अमेठी से, जहां वो एक बार फिर संसदीय मैदान में है चुनावी प्रत्याशी के तौर पर। पहले अपने घर से निकली, साथ में उनके पति थे, जहां पर पहले पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया, फिर भव्य रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन करती हुई थोड़ी देर में नामांकन की भी वो तस्वीरें न्यूज 18 आपको दिखाएगा। फिर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आप देखिए रथ पर सवार लखनऊ विकास रथ पर, जहां पर आपको डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। और बीच में एक बार फिर से राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनावी हुंकार भरने के लिए नामांकन दाखिल करने से पहले भव्य रोड शो किया गया। और इधर रोहिणी आचार्य का नामांकन बिहार के छपरा में, जहां पर आप देख सकते हैं लालू प्रसाद यादव उनके साथ मौजूद रहे। यहां पर भी शक्ति प्रदर्शन आरजेडी की तरफ से किया गया और यहां पर भी नामांकन रोहिणी आचार्य ने अपना दाखिल कर दिया है। और अब खबर जैसलमेर से, जहां पर सोमवार को गर्मी के तीखे तेवरों पर दोपहर बाद आकाश में छाए बादलों का पहरा भी बेअसर साबित हुआ। दिन का अधिकतम तापमान रविवार को 38.4% रहा, तो वहीं न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस रहा। रिकॉर्ड दर्ज किया गया था ये इतने तापमान पर। वहीं रविवार को दिन की शुरुआत तीखी धूप के साथ हुई और ऐसा लगा कि तापमान 42 डिग्री के आसपास तक जाएगा। गौरतलब है कि गत 25 अप्रैल को जैसलमेर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री तक उछल गया था। उसके बाद 3 दिनों में यह क्रमशः 38.4, 37.4 और 38.4 डिग्री बना हुआ है। और वहीं चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। हेमकुंड साहिब का पैदल रास्ता अब भी बर्फ से भरा हुआ है और खराब मौसम के बीच भी सेना के जवान यहां बर्फ हटाने और रास्ता बनाने का काम कर रहे हैं। -15 डिग्री तक के तापमान में भी हेमकुंड साहिब के लिए रास्ता बनाने का काम जारी है। हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को खुल रहे हैं और 20 मई तक बर्फ साफ करके पूरा रास्ता बना लिया जाएगा। चमोली से फिर से खबर आपको बता रहे हैं, यहां द्रोणागिरी में आए बर्फीले तूफान में कई घरों की छत उड़ गई। वहीं बर्फीले तूफान के चलते पैदल रास्ता भी बर्बाद हो गया है। इलाके में भारी नुकसान की खबर आ रही है। द्रोणागिरी इलाके में रहने वाले लोग सर्दियों में निचले इलाकों में आते हैं और अप्रैल मई की शुरुआत में द्रोणागिरी पहुंचते हैं। ग्रामीण द्रोणागिरी पहुंचे तो यहां तूफान में हुए नुकसान का पता चला। पिछले कई दिनों से मौसम खराब चल रहा है। लगातार ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है और यही करीब 2 फीट तक ताजा बर्फ भी गिर चुकी है। बर्फीले तूफान की वजह से घरों में रखे परंपरागत बीज, सामान, कपड़े और खाद्य सामग्री भी खराब हो चुके हैं। तो आपको बताते चलें कि जहां पर चाहे उत्तराखंड की बात हो, एक जगह कहीं पर बर्फीले तूफान आ रहे हैं तो कहीं भीषण गर्मी पड़ रही है। तो अगर हम राजस्थान के जैसलमेर की बात करें तो वहां भारी गर्मी है, वहां पर तापमान चढ़ा हुआ है। और अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो यहां पर बर्फीले तूफान। और हम बात करेंगे अब गर्मी का सितम किस तरह से राजस्थान में बरप रहा है। दरअसल राजस्थान के कई जिलों में चढ़ा पारा गर्मी से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। तो राजस्थान के कई जिलों में पारा चढ़ गया है। कहीं अगर जैसलमेर की बात करें तो वहां 38
38 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, 3 दिनों पहले तो 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान था। वहीं अगर हम जोधपुर की बात करें तो गर्मी दिखने वाली तेवर में तापमान अब लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दिन का तापमान 37 डिग्री तक पहुंच चुका है। कोटा की अगर हम बात करें तो गर्मी का सितम यहां पर भी जारी है। यहां पर भी जो तापमान है कोटा का वो 41 डिग्री के पार पहुंच चुका है और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25.5 डिग्री सेल्सियस है। और कोटा से संवाददाता रंजन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रंजन, कोटा से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं जिनसे हम बात करते हैं, तो सीधे कोटा रुक कर लेते हैं। अभी कोटा का तापमान का क्या हाल है? गर्मी में किस तरह लोग सरवाइव कर रहे हैं? देखिए कोटा की अगर बात करें तो गर्मी के जो तेवर है वो तीखे होते जा रहे हैं। कल जो तापमान रहा था वो निश्चित तौर पर झुलसा देने वाला था। प्रदेश में सबसे गर्म दिन कल कोटा का रहा था। अभी 41 डिग्री का जो तापमान है। तो हिमांशु हमारे साथ कोटा से जुड़े हुए थे। फिलहाल नेटवर्क का थोड़ा इश्यू, हम लौटेंगे, लेकिन जयपुर से हमारे साथ रंजन हमारे संवाददाता जुड़े हैं। जयपुर में गर्मी का क्या हाल है रंजन? जी देखिए, अगर मैं बात करूं जोधपुर की तो निश्चित तौर पर जोधपुर में जो गर्मी है वो धीरे धीरे अपने परवान पर चढ़ रही है। तापमान अगर बात करें तो सवेरे के तापमान के 37 डिग्री के आसपास जो है वर्तमान समय जो है तापमान का बताया गया है, जो दिन में अधिकतम 40-41 के आसपास जाने का सिलसिला है। लोगों की दिनचर्या में बदलाव आया है, लोगों के जीवन शैली में बदलाव आया है। लोग अब कोशिश ये करते हैं कि अपना काम सवेरे निपटा लें। कुछ लोग जुड़े, क्या कुछ कहेंगे आप गर्मी को देखते हुए? 11:40 पे यह हालत हो रही, 12 साढ़े 12 बजे। मैं ये प्रशासन से निवेदन करूंगा कि छात्रों के स्कूल की छुट्टी है सुबह 7 से 11 तक किया जाए, और ये मैं गर्मी के हिसाब से कह रहा हूँ। आपके बच्चों के हिसाब से आप ये बात, बिल्कुल ठीक है। और आपके दिनचर्या के हिसाब से क्या कहेंगे, कैसा है माहौल और पिछले मुकाबले देखा जाए तो? जो अपने जो अप्रैल में जो गर्मी होनी चाहिए उस हिसाब से बहुत ज्यादा ही पड़ रही है। देखिए कुछ लोग और हैं, कुछ विद्यार्थी हैं, गर्मी को लेकर के क्या बात करेंगे आप, कुछ कहेंगे? गर्मी को लेकर यही बात है कि बिल्कुल रंजन, लग रहा है कि गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। आपने सुनाई भी, हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन जयपुर से हमारी साथी महिमा जुड़ चुकी है। महिमा, पिंक सिटी जयपुर में गर्मी का क्या हाल है? बिल्कुल, देखिए पिंक सिटी गुलाबी नगरी की अगर हम बात करें तो इस वक्त गुलाबी नगरी के प्रमुख पर्यटक स्थल अल्बर्ट हॉल पर मैं मौजूद हूं, जहां मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाऊंगी कि कैसे गर्मी से लोग परेशान हैं, पर्यटक परेशान हैं। हालांकि वो दूर दराज से आ रहे हैं और राजधानी के पर्यटक स्थलों का भ्रमण कर रहे हैं, और पिछले 2-3 दिनों में देखा गया है कि गर्मी से पारा बढ़ा है। लेकिन हाल फिलहाल अगर हम अगले एक हफ्ते की बात करें तो अब मौसम विभाग के अनुसार जो मौसम अपडेट है उसमें देखा जा रहा है कि 2 से 3 डिग्री तक तापमान में गिरावट होगी, जिससे काफी सहूलियत जो है पर्यटकों को भी मिलेगी और धूप से राहत राहगीरों को भी मिलेगी, साथ ही आमजन को भी मिलेगी। यहाँ पर्यटक मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे कि मैम कहाँ से आप आई हैं? कहाँ से आई हैं? मालदा से, वेस्ट बंगाल मालदा। यहाँ का वेदर सही लग रहा है? गर्मी लग रही है आपको? थोड़ी गर्मी तो है। गर्मी है ज्यादा है उधर से। जी जी, क्या कहना चाहेंगे सर, वेदर कैसा लग रहा है? गर्मी से परेशान हैं आप और राजधानी के पर्यटक स्थल पर मौजूद है। बढ़िया तो लग रहा है, थोड़ा गर्मी है, पसीना वगैरह चल रहा है। जी जी जी, अगर वेदर अच्छा होता तो और मजा आता। वेदर एक्चुअली पॉल्यूशन वगैरह जैसे हो रहा तो ठीक है महिमा, बहुत बहुत शुक्रिया महिमा और तमाम साथी का, जो अलग अलग जगह से गर्मी के तापमान और किस तरह गर्मी के इस पारे में चढ़े हुए पारे में यहाँ के हालातों के बारे में बताया। फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।